नाइन्थ में फिर से ब्रांच के विभाग के विद्यार्थी, साथ में ताड़ीवाला रोड विभाग के विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज फिर से हम साइंस 2 ही देख रहे हैं। देखिए, अभी मेरे पास साइंस 1 साइंस 2 दोनों भी है, इसलिए मैं लगातार 2 दिन साइंस 2 पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपका पाठ और आपको ध्यानपूर्वक सब बातें समझ जाएं। फिर अगले इसमें मैं साइंस 1 के लगातार 2 पाठ लूँगा, लगातार 2 लेक्चर लूँगा। फिर से मैं आपसे अनुरोध करूँगा, क्योंकि सिर्फ 5 अच्छे विद्यार्थियों ने ही मुझे फ़ोटो निकाल कर भेजे हैं कि स्वाध्याय में देखिए सर, मैंने प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्न क्रमांक 2 लिखा। साथ में कुछ ही विद्यार्थियों ने मुझे बताया है कि सर, ये फ़ोटो जो आपने मुझे बनाने के लिए बताए थे 3 पिक्चर्स, वो मैंने बनाए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बाद में बहुत भागदौड़ होगी और पढ़ाई तो होगी नहीं। छोटा सा पोर्शन नहीं है, 9-9 10-10 पाठ है आपके विज्ञान के, और पढ़ाई बहुत कठिन है। विज्ञान गणित से भी कठिन विषय है, ये भी आप जान लीजिए, इसलिए आप मजाक में उसे न लें। तो आइए हम जीवन प्रक्रिया के बारे में, जो पीछे आपको वीडियो भेजा है, साथ में मैंने ऑडियो भी भेजा है, साथ में आपको मैंने पिक्चर्स भी दिए हैं, फोटो भी बनाने के लिए दिए हैं, तो ये सब बातें आपको करनी ही करनी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको घर से मैंने बनाने के लिए 15.2 जड़ों में होने वाला अवशोषण, ये आपको बताया। नंबर 2 आकृति आपको मैंने बताई थी कि उत्सर्जन संस्था और वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, इसकी आकृति आप बनाइए। और तीसरे नंबर पर आपको मैंने बताया था कि आप लोगों ने तंत्रिका कोशिका की आकृति बनानी है। 3 आकृतियों में से परीक्षा में और प्रैक्टिकल में भी ये सब आता है, इसलिए प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं फिर से बताता हूँ कि ये बातें प्रैक्टिकल में आती है। अब है जीवन प्रक्रिया। सभी लोग जानते हैं कि सजीवों में ही जीवन प्रक्रिया चलती, क्योंकि उसमें ही जीव है, बाकी के लोगों में जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। और जहाँ पे जीवन प्रक्रिया है वहाँ पे उत्सर्जन हो सकता है, या परिवहन हो सकता है, या उत्सर्जन का ये भाग जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं वो भी हो सकता है। तो इसमें आप लोग फिर से पीछे की बातों को मैं दोहरा देता हूँ। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो हमारे शरीर में जो, वैसे ही वनस्पति के शरीर में भी आप जानते हैं कि सजीवों के 2 प्रकार है, सजीवों में प्राणी है और वनस्पति है। तो दोनों में परिवहन निरंतर चलते रहता है, और परिवहन की सहायता से खाद्य पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। इसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। अब इसी के अंदर जो है परिवहन के अंदर, हम पेड़ के अंदर देखेंगे तो पेड़ के जड़ों जमीन के अंदर होते हैं, और जमीन के अंदर से खाद्य पदार्थ जो होते हैं, भोजन के घटक जो है, खनिज पदार्थ जो है, वे वो अवशोषित करके ऊंचे पेड़ की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। और ये घटना जो है वो सभी लोग जानते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के अगेंस्ट है। ऊपर से नीचे आना कोई भी आसान बात है, पर नीचे से ऊपर जाना मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य करना है, और उसके लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे घर में अगर पानी नीचे की टांकी से ऊपर की टंकी तक पहुंचाना है तो वैसे ही नहीं पहुंच जाएगा सिर्फ पाइप जोड़ देने से, उसके लिए मोटर लगानी पड़ेगी, फोर्स या प्रवाह में दबाव डालना पड़ेगा, तभी वो ऊपर तक पहुंचेगा। तो ये कैसा होता है वनस्पति में, और इसके लिए एक विशेष बात तो उपयोग में लाई जाती है, और ये पेज नंबर 164 पे दी हुई है, जिसे मूलीय दाब कहते हैं। और सांद्रता के कारण एक दाब निर्माण होता है। सांद्रता मतलब जो है पानी या द्रव का कठोर बनना है। कठोर बनने का मतलब है कि जिसमें घट्ट, जिसको मराठी में बोलते हैं, वो उस प्रकार का जो रहता है उसे हम सांद्रता कहते हैं। तो ये जैसे जैसे सांद्रता के कारण मूलीय दाब निर्माण होता है, और दाब के कारण धीरे 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 ऊपर की तरफ ये भोज्य पदार्थ या पानी ऊपर की तरफ जल वाहिनी और रस वाहिनी के द्वारा ऊपर 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 बढ़ते जाता है। और ये आकृति 15.2 में दिखाई गई कि पानी कैसा करता है, फिर मूलकेश आते हैं, फिर वलकुट है, ये मिट्टी का भाग है, फिर जलवाहिनी में पहुंच जाते हैं, और जलवाहिनी से यहाँ पर मूलीय दाब निर्माण होता है। मूलीय दाब पानी और खाद्य पदार्थ जो है या पोषक घटक है उसको ऊपर 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 की तरफ लेकर जाता है। तो ये हो गया परिवहन वनस्पति में नीचे से ऊपर की ओर या अन्य स्थानों पर। दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। जैसे वनस्पति
भाप को छोड़ती है, जलवाष्प को त्याग करती है, जिसके कारण वनस्पति के चारों ओर ठंडक निर्माण होती है। ये मैंने आपको पीछे बताया। स्थानांतरण, सभी को मालूम है कि भोजन जो है वो जड़ों में, फलों में और बीजों में संग्रहित होता है। सभी लोग जानते हैं कि वनस्पति में भोजन संग्रह करने की प्रक्रिया होती है। मनुष्य संग्रह कुछ समय के लिए कर सकता है, लेकिन वनस्पति यह बहुत लंबे समय तक अपने अंदर, बीजों के अंदर या फलों के अंदर या जड़ों के अंदर भोजन संग्रहित करके रख सकती है, और इसके द्वारा समय समय पे वे एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और ये एटीपी ऊर्जा जो है उसको कार्य करने में या उसके वृद्धि में सहायक सिद्ध होती है, जीवित रखने में सहायक सिद्ध होती है। हमें भी ये एटीपी ऊर्जा वनस्पति से ही या प्राणियों से ही भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से ये उत्सर्जन का जो है, ये परिवहन का काम जो है वो एटीपी ऊर्जा के रूप में होता है। फिर उत्सर्जन, सभी पदार्थ, सभी वनस्पति या प्राणियों के अंदर कुछ भोजन के पश्चात जो अनुपयोगी पदार्थ है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो घातक भी हो सकते, विषैली भी हो सकते, उसको त्यागना जरूरी है। अगर वो नहीं त्यागेंगे तो ये उस वनस्पति या मनुष्य या प्राणी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये होते क्या है, ये मैंने पीछे बताया था। यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ये बातें जो है ये अवांछित घातक पदार्थ कहलाते हैं, जो शरीर को या वनस्पति को घातक के रूप में मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए वनस्पति के घातक पदार्थ पत्तियों में आते हैं तो फिर पत्तियां झड़ के नीचे गिर जाती है। छाल के रूप में आते हैं, छाल पेड़ के सभी प्रकार के जो हम कहेंगे तने से अलग हो जाती है। और इसी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी गैसेस बाहर निकलते जाते हैं। और उसी में आपको मैंने अरई या सूरन के पत्तों के बारे में बताया था कि इसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, जिसे रफाइट्स भी कहते हैं, जो हमारे खाने पर आड़ू के पान वड़ी बनाते हैं तो ये हम लोग क्या होते हैं, गड़ता है, चुभता है घसे में, और गले में खराश निर्माण हो जाती है। ये क्या होते हैं, एक छोटे सुई के आकार के होते हैं, और ये भी अवशिष्ट पदार्थ ही है। तो इस प्रकार से तो ये तो हो गया वनस्पति का उत्सर्जन। अब आएंगे मनुष्य के उत्सर्जन की तरफ। अब सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के अंदर भी घातक पदार्थ जो होते हैं, जो अवांछित पदार्थ है, वो 3 प्रकार से हम लोग त्याग कर सकते हैं। एक तो पसीने के रूप में, आंसुओं के रूप में पानी निकलता है, साथ में गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य घातक गैसें निकलती जाती है, साथ में मलमूत्र के द्वारा भी हम विभिन्न इंद्रियों के द्वारा इन घातक पदार्थ, विषैले अवांछित पदार्थों का परित्याग करते हैं या उत्सर्जन करते जाते हैं। अब ये होते क्या है और इसके लिए कौन से उत्सर्जन संस्थान होते हैं, तो इसके अंदर एक वृक्क की एक जोड़ी, जिसके आपका आकृति बताइए, वृक्क मतलब किडनी, किडनी की एक जोड़ी, एक दाईं तरफ होगी इधर और एक कमर में पीछे की तरफ बाईं तरफ 2 किडनियां पाई जाती है। सभी को मालूम है किडनी हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। और उसी में मूत्र वाहिनी की जो जोड़ी होती है और उसी के बाजू में आकृति में आप देखिए मूत्र वाहिनी की जोड़ी है, और उसी के बाजू में मूत्राशय है और मूत्रोत्सर्जक नलिका भी होती है। इस प्रकार से इन अवयवों में को मिलकर उत्सर्जन संस्था बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मूत्राशय है, फिर मूत्रवाहिनी है, फिर है वृक्क दाएं और बाएं 2 किडनियां, और इन सब का काम जो होता है ये है हमारे शरीर के अवांछित उत्सर्जक पदार्थों को रक्त से पृथक कर देना। अब इसमें काम करने वाले जो घटक होते हैं, किडनी का मतलब है छानना, छन्नी, जैसे छन्नी चाय में को जब हम उबालते हैं तो छन्नी के द्वारा चाय पत्ती को अलग करते हैं, फिर चाय हमको पीने में आसानी। अगर हम चाय पत्ती के साथ चाय पियेंगे तो हम पी नहीं पाएंगे क्योंकि वो गले में अटकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में अवांछित पदार्थों को छानने का काम जो है वो किडनी या वृक्क करता है, लेकिन उसमें सहायक घटक का है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये घटक होता है और इसके अंदर ग्लोमेरुलस ये होता है, और ये क्या करता है, रक्त को छानकर यूरिया और जो घातक अमीनो अम्ल जैसे पदार्थ होते, घातक
अमोनिया वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, वो अलग कर देता है। और इस प्रकार से ये मूत्राशय में संग्रहित मूत्र वाहिनियों के द्वारा शरीर से त्याग दिया जाता है और मल के द्वारा भोजन के घटक पदार्थ भी त्याग दिए जाते हैं। परंतु ये त्वचा और फेफड़े भी उस तरह का कार्य करते हैं, मैंने बताया। अब एक दिन में हमारे शरीर में जब लगभग 4-5 या कहीं कहीं 6 लीटर भी जो रक्त होता है, ब्लड जिसको हम कहते हैं, और वृक्क किडनी 400 बार दिन में उसको छानता है। पूरे रक्त का जो छानने की प्रक्रिया है, जिसको फिल्टर कहते हैं हम लोग, वो करने की प्रक्रिया जो है दिन में 400 बार होती है, और जिससे लगभग 190 लीटर रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। रक्त सिर्फ 5 लीटर, लेकिन वो बार बार क्या करता है, अशुद्ध होता है फिर शुद्ध किया जाता है, अशुद्ध होता है फिर शुद्ध किया जाता है, किडनी की सहायता से या वृक्क की सहायता से। और इस प्रकार से ये करने के बाद 1 से लेकर 2 लीटर लगभग मूत्र तैयार होता है, जो हमारे शरीर से अवांछित पदार्थ के रूप में अलग कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार संसर्ग के कारण, संसर्ग का मतलब है कि वायरस इन्फेक्शन, इनके कारण क्या होता है, कई बार किडनी पर क्या होता है, सूजन आ जाती है। कई बार किडनियां धीरे धीरे काम करना कम कर देती है और अपना कार्य बंद कर देती है, या उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। अब जब कार्य क्षमता कम हो जाएगी तो छानने की प्रक्रिया, जैसे बताया कि 400 बार दिन में करना पड़ता है, तो ये प्रक्रिया अपने आप बंद हो जाएगी। तो अवांछित पदार्थ जो है, यूरिया या अमोनिया पदार्थ, वो अपने शरीर में जमा ही होते जाएंगे, और जब वो जमा हो जाएंगे घातक पदार्थ, तो ये हमारे शरीर में विषैले पदार्थ के रूप में, जहर के रूप में क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारे शरीर की कार्य क्षमता को समाप्त करते हुए व्यक्ति मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए किडनी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये छानने की प्रक्रिया, नेफ्रॉन, ये कितना ही महत्वपूर्ण है। अगर यह नहीं रहेगा तो व्यक्ति उस किडनी के अभाव में मृत्यु हो जाएगी। और आपने भी सुना होगा, आप सब लोग जानते हैं कि 2 किडनियां होती। कई बार किसी की दोनों किडनियां खराब हो गई तो उसके रिलेटिव, उसके सेम ब्लड ग्रुप वाला कोई भी व्यक्ति एक किडनी उसको दे सकता है। एक किडनी से भी शरीर का काम चलता रहता है। 2 किडनी से तो बहुत अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन एक किडनी भी हमारे शरीर के रक्त छानने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो कई बार रिलेटिव या सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति इस किडनी को डोनेट करते हैं, जिससे कि मरने वाला व्यक्ति को जीवन दान मिल सकता है। तो इसलिए इस किडनी को हमने जान लेना जरूरी है। और इस प्रकार से अगर किडनियां खराब हो जाए तो कुछ समय तक हम मशीन की सहायता से इस किडनी के लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं। मतलब किडनी का कार्य मशीन करती है, रक्त मशीन में भेजा जाता है, वहाँ से शुद्ध होता है, फिर वापस शरीर में आता है। फिर पेज नंबर 168 पे देखिए, रक्त अपोहन, डायलिसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो आपने सुना होगा। ये डायलिसिस की एक मशीन है जिसमें हजारों रुपए का एक समय में खर्चा आ सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति के शिराओं में से रक्त बाहर खींचा जाता है, मशीन में से होकर गुजरता है, और उसके बाद ये छान कर इसमें से यूरिया तत्सम पदार्थों को अलग कर दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। और इस प्रकार से इस क्रिया को अपवन या डायलिसिस कहते हैं। और इसके द्वारा भी लोगों को जीवन दान दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपने भी सुना होगा कि डायलिसिस पे शुरू में महीने में एक बार, फिर कुछ दिनों के बाद 2-3 बार, फिर हफ्ते में एक बार, और ऐसा ही बढ़ते जाता है, क्योंकि शरीर की प्रक्रिया स्लो होती चली जाएगी और फिर उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने जानना जरूरी है कि डायलिसिस की प्रक्रिया मशीन पर चलती है और इसको रक्त अपोहन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बातें देखी है। दूसरी बात है वनस्पति में समन्वय। समन्वय का मतलब होता है वनस्पति के जो अवयव है वो अलग अलग प्रकार से कोऑर्डिनेशन या नियंत्रण करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अपना दायां आंख और बाएं आंख दोनों का एक दूसरे से समन्वय है। हमारा एक पैर दूसरे पैर का कोऑर्डिनेशन, इसलिए हम चल सकते हैं। एक आंख एक तरफ देखती तो दूसरी आंख दूसरी तरफ नहीं देखती, दोनों भी एक ही तरफ देखेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन है अपना शरीर का
अलग अलग अवयवों का होता है, वैसे वनस्पति में भी समन्वय होता है। इसकी सहायता से उनकी जीवन प्रक्रिया चलती है। तो पेज नंबर 159 के ऊपर 3 समन्वय के बारे में लिखा हुआ है। पहला है परागनली का बीजांड की ओर बढ़ना, जिसको रसायन अनुवर्तन कहते हैं। रसायन अनुवर्तन के द्वारा क्या हो जाएगा कि परागकण पराग नलिका में पहुंचते, पराग नली से बीजांड में पहुंचते, फिर अंडाशय में पहुंचते हैं और इस प्रकार से एक नए बीज या फूल की निर्मित होती है। वैसे ही प्रकाश अनुवर्ती प्रतिसाद, मतलब आपको एक छोटी क्लास में पढ़ा है कि बेल अगर या पौधा घर में रखा रहे और वो खिड़की के पास रखा रहेगा तो अपने आप वो खिड़की की तरफ जिस ओर से प्रकाश आता है उस ओर वो झुकने लगता है, बढ़ने लगता है। इसी को चलने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश और सूर्य की ओर प्रकाश अनुवर्ती प्रक्रिया। आधार अनुवर्ती वृद्धि, बेल जो रहती है वो अपने आप दूसरे जो हम कहेंगे कि एक लकड़ी रहेगी या फिर उसके आधार पर हम कहेंगे कि डाली रहेगी, एक बड़े वृक्ष कट या स्थिर आधार की ओर वो धीरे धीरे बढ़ती है, उससे लिपट कर वो ऊपर की ओर चलती जाती है। और यह अपने आप घटने वाली क्रिया को आधार अनुवर्ती वृद्धि कहते हैं। आधार के लिए बढ़ना आधार अनुवर्ती, प्रकाश की ओर बढ़ना प्रकाश अनुवर्ती, और बीजांड की ओर बढ़ना रसायन अनुवर्तन कहलाता है। इस प्रकार से ये गतिविधियां चलती है। इसके अलावा गुरुत्वानुवर्तीय गतिविधि भी होती है। कुछ जड़ें जो होती है वो नीचे 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 की ओर जाती है, नीचे की तरफ मतलब पृथ्वी की ओर बढ़ती है। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है। इसलिए वनस्पति में गुरुत्वानुवर्ती क्रिया भी चलती है। जनु अनुवर्तीय कृति भी कहते हैं इसको, कि जल जिस तरफ रहेगा उस ओर जड़ जमीन के अंदर आगे आगे बढ़ के जल के करीब पहुंचने लग जाती है, जिससे कि वो पानी को अवशोषित कर पाए, तो जल अनुवर्ती क्रिया भी कहते हैं। तो इसलिए ये जो गतिविधियां हैं परिवहन की, ये फलन के लिए उपयोग में लाएंगे, ये प्रकाश के लिए उपयोग में लाई जाती है, या आधार के लिए उपयोग में लाई जाती है, या गुरुत्वाकर्षण और पानी के लिए उपयोग में लाने के लिए चलती रहती है। इसीलिए इस गतिविधियों को वनस्पति के समन्वय के अंतर्गत लिया जाता है। तो यहीं पर हम लोग रुकते हैं और इस गतिविधियों को आप जो मैं आपको फोटो दे रहा हूँ वो फोटो देखेंगे, एक और वीडियो दिखा रहा हूँ वो वीडियो दिखाएंगे, और साथ में जो प्रश्न उत्तर मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ जो प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। तो सुरक्षित रहिए, सावधानी बरतिए, कोरोना से खुद भी बचिए, अपने परिवार को बचाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।